गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना चैप्टर है नागरिकता और अपन अरस्तु को पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियो में अपन ने अरस्तु के क्रांति और दासता संबंधी विचार पढ़े। आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली अरस्तु नागरिकता के जो विचार या नागरिकता संबंधी जो अरस्तु का सिद्धांत है, अरस्तु अपनी बुक्स में कहीं भी सीधा सीधा नागरिकता की बात नहीं करता है, लेकिन उसके जो राज्य संबंधी विचार है उन्हीं में से उनकी नागरिकता है वो निकल कर सामने आते हैं। अभी अपन देखते हैं कि क्या मानते हैं अरस्तु नागरिकता को लेकर के। कि अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक, पॉलिटिक्स का जो भाग 3 है, में राज्य और नागरिकता संबंधित यानी दोनों स्टेट और सिटीजनशिप दोनों की बात है वो प्लेटो ये अरस्तु है वो करते हैं। अरस्तु ने अपने विचार प्रकट किया। हालांकि अरस्तु ने नागरिकता संबंधी परिभाषा देने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। अरस्तु कहीं भी सीधी सीधी नागरिकता की परिभाषा देने की, या कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, इनकी कहीं कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन नागरिकता का जो प्रश्न है वो राज्य की परिभाषा से स्वतः ही उठता है। जो नागरिकता का जो प्रश्न आता है कि नागरिकता किसको होनी चाहिए किसको नहीं होनी चाहिए, तो राज्य की जो परिभाषा दी है अरस्तु ने, उस परिभाषा को देख करके अपने आप राज्य में से नागरिकता की परिभाषा निकल करके सामने आती है। क्योंकि इनका क्वेश्चन क्या है, भाई प्लेटो के बाद अरस्तु जब आते हैं तो अरस्तु ये कहते हैं राज्य है क्या। तो अरस्तु बड़ा एक बताते हैं कि बाह्य दृष्टि से राज्य नागरिकों का एक समुदाय है। अब सवाल स्वाभाविक है कि सवाल उठेगा कि नागरिकों का समुदाय है तो नागरिक कौन है। इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अरस्तु है वो अपनी नागरिकता की परिभाषा देते हैं। इससे पहले अरस्तु कहीं पर भी नागरिकता की स्वाभाविक यानी कोई कहीं पर भी नागरिकता की चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि पहले जब प्रश्न आता है कि राज्य कौन है, तो राज्य बाह्य दृष्टि से नागरिकों का एक समुदाय है बस। अब इससे ये सवाल उठता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब ये सवाल उठता है कि फिर नागरिक कौन है। मान लीजिए नागरिकों का समुदाय है राज्य, ठीक है, ये बात डन। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर नागरिक कौन है, तो इसके जवाब में अरस्तु सीधा उत्तर नहीं देकर के निषेधात्मक रूप से उत्तर देते। निषेधात्मक मतलब कि कौन कौन नहीं है, निषेधात्मक रूप से उत्तर देते हैं कि कौन कौन नागरिक नहीं हो सकते। अरस्तु केवल निवास को नागरिकता का आधार नहीं मानते हैं। महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रख लेना कि अरस्तु के नागरिकता का जो आधार है वो केवल रेजिडेंस नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि नागरिक होने से अरस्तु, निवासी होने से अरस्तु उसको नागरिक नहीं मानते। राज्य में निवासी होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्न दशाओं में नागरिक नहीं है। अरस्तु ये मानते हैं कि कोई अगर राज्य का निवासी है तो भी चाहे कैसी इन स्थितियों में जो व्यक्ति है वो राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। कौन कौन सी स्थितियाँ? पहली है, राज्य के निवासी होते हुए भी स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी नागरिक नहीं हो सकते भाई, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इनको वहाँ का स्त्रियों को, बच्चों को, दासों को और विदेशियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। दूसरा, जिनके माता पिता दूसरे राज्य के निवासी हो उनको नागरिक नहीं माना जा सकता। ध्यान दे लेना, महत्वपूर्ण है ये कौन कौन नहीं है इनके बारे में। कि नागरिकता है वो दूसरे राज्यों के निवासी है, उनको, जिनके माता पिता है वो दूसरे राज्य के निवासी है, उनको भी नागरिक नहीं मान सकते। तीसरा, निष्कासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते। जिनको राज्य से निकाल दिया गया है, निष्कासित का मतलब जिनको राज्य से निकाल दिया गया है और जिनको का मताधिकार छीन लिया गया है, उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं मानते हैं अरस्तु। चौथा, किसी पर अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संधि द्वारा यह अधिकार विदेशियों को भी दिया जा सकता है, अर्थात केवल कानूनी अधिकार प्राप्त होने से कोई नागरिक नहीं हो सकता। ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले, केस, अभियोग चलाने का मतलब केस करने वाले व्यक्ति का केस करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को भी केवल नागरिक नहीं माना जा सकता। क्योंकि केस करने का अधिकार या अभियोग, किसी पर किसी तरीके का अभियोग चलाने का अधिकार है, कोई मुकदमा चलाने का अधिकार है या अन्य कोई चीज़ें हैं, इस तरह का कानूनी अधिकार मिल जाने से कोई व्यक्ति अरस्तु के अनुसार नागरिक नहीं हो सकता। अब फिर नागरिकता की परिभाषा, क्योंकि जब ये निषेधात्मक भागी, ये 4 बातें हैं कि कौन निवासी होते हुए नागरिक नहीं हो सकता, तो अब सवाल उठता है कि फिर नागरिक है कौन। मान लीजिए ये तो नहीं है, तो नागरिकता की अरस्तु है वो परिभाषा देते हैं अरस्तु।
अब नागरिक निषेधात्मक व्याख्या के पश्चात स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न है कि नागरिक कौन है। ये क्वेश्चन स्वाभाविक आएगा। अगर मान लीजिए कि ये आदमी तो नागरिक है नहीं, कौन नहीं है, कि स्त्री नहीं है, बच्चे नहीं है, विदेशी नहीं है, दास नहीं है, ये नागरिक नहीं है, कानूनी अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी नागरिक नहीं है, और जिस व्यक्ति के पास मतलब कि मताधिकार और निष्कासित किया गया वो भी नहीं है, और जिसके माता पिता है वो अन्य राज्यों के निवासी है वो भी नागरिक नहीं है। तो अब सवाल उठता है नागरिक है कौन। फिर अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु के अनुसार नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था और व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता है, दोनों में या एक में, क्योंकि दोनों ही प्रभुसत्ता के मुख्य कार्य है। बस ये ध्यान दे लेना महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि नागरिक कौन है। अरस्तु के अनुसार नागरिक की परिभाषा क्या है। अरस्तु ये मानते हैं नागरिक वही व्यक्ति है वो या तो न्याय व्यवस्था या व्यवस्थापिका इनके सदस्य के रूप में भाग ले, या तो दोनों के रूप में या एक में, क्योंकि दोनों ही प्रभुसत्ता का मुख्य कार्य। कुल मिला के वह व्यक्ति जो प्रभुसत्ता में अपनी भागीदारी रखता है, अरस्तु के अनुसार वही व्यक्ति नागरिक हो सकता है। तो इस परिभाषा से अगर अपन देखते हैं तो सीधा सीधा अरस्तु नागरिक और अनागरिक व्यक्तियों में भेद कर देते हैं। क्योंकि किस तरीके का भेद कर देते हैं उनको देखते हैं कि राज्य का क्रियाशील सदस्य होते हुए न्यायिक कार्यों में भाग लेता है और साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायी कार्यों में भाग लेता है। अब देखो क्या है, बेसिकली 2 चीज़ें हैं कि अरस्तु किन को नागरिक, क्योंकि बड़े राज्यों में या लोकतंत्र में तो ये चीज़ें अरस्तु वाली संभव है नहीं, लेकिन तात्कालीन व्यवस्था के हिसाब से अरस्तु क्या मानते हैं कि जो व्यक्ति या तो न्यायालय के रूप के सदस्य के रूप में और या फिर एक व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाता है वही व्यक्ति नागरिक है, क्योंकि ये दोनों प्रभुसत्ता के मुख्य कार्य है। अगर संक्षेप में बात करें तो प्रभुसत्ता में अपनी भागीदारी रखने वाला व्यक्ति ही केवल नागरिक है, अन्य व्यक्ति नागरिक नहीं है। अब क्यों है, क्योंकि एक तो क्रियाशील सदस्य न्यायिक कार्यों में भाग लेता है और दूसरा विधायी कार्यों में भाग लेता है। अब चूँकि अब आप सोच रहे होंगे कि न्यायिक और विधायी कार्यों में किस तरह से हर व्यक्ति कैसे भाग ले, इस हिसाब अरस्तु के हिसाब से तो संभव ही नहीं होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अरस्तु का जो युग था वो कैसा था, नगर राज्यों का युग था। उस टाइम सिटी स्टेट्स होते थे, नगर राज्य होते थे, इतने बड़े बड़े देश नहीं होते थे। अरस्तु का जो युग है वो कौन सा था, नगर राज्यों का युग था। बड़े बड़े राष्ट्र नहीं थे, केवल छोटे छोटे नगर राज्य थे जहाँ समस्त व्यक्ति साधारण सभा के सदस्य थे। यानी हर एक व्यक्ति उस नगर राज्य का हर एक स्वतंत्र व्यक्ति अरस्तु के अनुसार उस साधारण सभा का सदस्य था, और ये साल में एक बार एकत्रित होकर राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन करते और अन्य आवश्यक विधायी कार्य करते थे। यानी साल में एक बार है वो इनकी ज़रूर बैठक होती थी और उस बैठक में समस्त लोग भाग लेते थे और वो अन्य पदाधिकारियों का चयन कर देते। 1 साल के लिए राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन करते और फिर अन्य आवश्यक जो विधायी कार्य होते थे उनमें भी ये पूर्णतया भाग लेते थे। इसलिए अगर जब हमने जो दास्ता पढ़ी थी उसमें अरस्तु ने कहा था कि भी उसी दौरान अरस्तु अपनी बातों को सही साबित, वो जिस अवकाश की बात करते हैं दासों, क्योंकि मालिकों को अवकाश की ज़रूरत है, वो यहाँ आएगा अवकाश आगे देखेंगे। वहीं पदाधिकारी तो क्योंकि साधारण सभा हर एक व्यक्ति साधारण सभा के मेंबर थे, वहीं न्यायालय में भी आधुनिक राज्यों से अलग थे। वहाँ के जो न्यायालय थे नगर राज्यों के वो आधुनिक स्टेट है उनसे बहुत अलग थे, जहाँ थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए समस्त नागरिकों को न्यायाधीश या जुरर बनने का अवसर मिलता था। जुरिस्ट जिनको बोलते हैं, जुरिस्ट यानी पैनल का एक मेंबर या फिर न्यायाधीश बनने का उनको सबको अवसर मिलता था। इसलिए अरस्तु के अनुसार नागरिक वही आदमी है जो पूर्णतया अपनी भागीदारी निभाए राज्य के, चाहे तो न्यायिक कार्यों में निभाए या फिर विधायी कार्यों में। इनमें से एक में अगर अपनी अगर भागीदारी निभा सकता है तो वही नागरिक होगा अरस्तु के अनुसार। अब अरस्तु की नागरिकता या यूनानी नागरिकता अपन जिसकी बात करें, अरस्तु की नागरिकता मतलब यूनानी नागरिकता। यूनानी नागरिकता आधुनिक नागरिकता की अपेक्षा बहुत संकुचित थी। इस कारण समस्त लोगों को नागरिक स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि अगर वर्तमान में अपन देखें नागरिकता है जो भारतीय संविधान में नागरिकता के स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं, तो उन प्रावधानों में निवास भी एक आधार रखा गया है। तो अगर उन आधारों को देखें, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के।
अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो उसमें पूरा विस्तृत वर्णन किया गया था। अगर इनको तुलना करें तो वो बहुत ही संकुचित है, इसलिए समस्त लोगों को नागरिक है वो अरस्तु नहीं मानते हैं। श्रमिकों और दासों को नागरिकता से बाहर रखने का तर्क यह है कि नागरिकता विशेष गुण है, इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है। नीति निर्धारण और न्यायिक कार्यों में भाग लेने के लिए उच्च बौद्धिक स्तर की आवश्यकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं होता। अब अरस्तु है वो महिलाओं, बच्चों, इन सब को बाहर रखते हैं, तो उनका कारण बताते हैं क्यों बाहर रखते हैं। श्रमिकों और दासों को बाहर रखने का कारण क्या है कि नागरिकता क्या है, एक विशेष गुण है। नागरिकता एक विशेष गुण है और उसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत है, क्योंकि विशेष गुण है तो विशेष योग्यता चाहिए। इसलिए नीति निर्धारण और न्यायिक कार्यों में भाग लेने के लिए उच्च बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है, जो इन व्यक्तियों के पास, श्रमिकों और दासों के पास वो वाला अरस्तु के अनुसार वो बौद्धिक स्तर नहीं होता जो एक नागरिक को चाहिए होता है। इसलिए अरस्तु श्रमिकों और दासों को इनसे बाहर रखता है। और योग्यता उन्हीं व्यक्तियों के पास होती है जिनके पास अवकाश हो। अवकाश क्या है, अब और अरस्तु अवकाश किन को मानते हैं ये देखते हैं। अवकाश का मतलब क्या है कि जिन कार्यों को मनुष्य अपनी आर्थिक और बौद्धिक ज़रूरतों के कारण करने को विवश है, उनको छोड़कर समस्त क्रियाएं अवकाश है। यानी योग्यता के साथ अरस्तु किसको जोड़ते हैं, योग्यता उन्हीं व्यक्तियों के पास होती है जिनके पास अवकाश हो, तो अवकाश महत्वपूर्ण हो जाता है। अवकाश क्या है, यानी वो चीज़ें जो मनुष्य, जिनको मनुष्य अपनी आर्थिक और भौतिक ज़रूरतों के अलावा जो भी करता है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हैं भी जिनको करने के लिए मजबूर है, उनको छोड़ करके सारी क्रियाएं अवकाश में आती है। स्त्री, बालक, दास और श्रमिक के पास नैतिक और बौद्धिक स्तर का अभाव होता है, इसलिए अरस्तु इनको नागरिकता से बाहर रखता है। अब इन शॉर्ट अगर अपन अरस्तु की नागरिकता की बात करें, अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत या विचार से नागरिकों की निम्न योग्यताएं उभर कर सामने आती है। कौन कौन सी बेसिकली योग्यताएं क्या क्या आती है, शासन करने और शासित होने की क्षमता हो। नागरिक कौन हो सकता है इसमें, शासन करने की क्षमता और शासित होने की क्षमता हो। भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, यानी जिसके पास पर्याप्त अवकाश हो। कारीगर और मजदूर ना हो, स्त्री ना हो, वयस्क हो। बच्चा भी नहीं होना चाहिए, मतलब स्त्री न हो, बच्चा भी न हो, कारीगर और मजदूर ना हो, जिसको भौतिक यानी घर की और अन्य जो चीज़ें उनकी और आर्थिक पैसों की इनकी चिंता न हो। शासन करने की उसमें योग्यता और शासित होने की भी, यानी कहना, आदेश देने की और सुनने की दोनों क्षमताएं उसमें हो, तो वो व्यक्ति अरस्तु के अनुसार नागरिक के लिए एकदम योग्य आदमी है। अब अरस्तु ने जिस तरीके के नागरिकता की बात की है, उन नागरिकताओं के हिसाब से अरस्तु के नागरिकता के विचारों की आलोचनाएं भी होगी। उन आलोचनाओं को अपन देखते हैं। पहले संकुचित परिभाषा, सीधी सी बात है, नागरिकता को अरस्तु ने बांध के रख दिया है। नागरिकता अगर कोई राष्ट्र अगर जिस तरीके से अरस्तु जैसी बात करता है, उन अगर बातों को मान लिया जाए तो ये समझ लीजिए आप कि कोई व्यक्ति खुद को नागरिक मानेगा ही नहीं, क्योंकि केवल विधि और न्यायिक कार्यों में भाग लेने वाला ही नागरिक हो। तो सोचिए, राजतंत्र और कुलीन तंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी होगी। चलो लोकतंत्र में भी अगर छोटा स्टेट है तो ठीक है, बड़ा राज्य होगा वहाँ भी कोई नागरिक नहीं होगा, तो बड़ी संकुचित परिभाषा है। आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं है, क्योंकि नागरिकता की परिभाषा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नगर राज्यों के लिए है, आधुनिक के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का युग है। तो इसमें न तो नागरिक विधि निर्माण में भाग लेते हैं, न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो इसलिए वर्तमान में ये चीज़ें लागू नहीं है। वर्तमान प्रजातंत्र पर श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना, यहाँ पर जाकर के अरस्तु है वो समानता के अधिकारों पर चोट करते हैं, क्योंकि श्रमिकों और दासों को नागरिकता से वंचित रखते हैं और बार बार इनकी समानता की और नागरिकता का वर्णन करते टाइम बार बार समानता की दुहाई देते हैं। लेकिन ये कैसी समानता होगी जहाँ पर कुछ लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रख दिए। बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक, अगर अरस्तु की इस परिभाषा को मान लिया जाए तो 90% जो पॉपुलेशन है वो अपने आप अनागरिक हो जाएगी, उनकी नागरिकता खो ली जाएगी, अपने आप छीन ली जाएगी, उनकी नागरिकता खो देंगे, वो अपनी नागरिकता छीन लेंगे वो नागरिकता उनसे, क्योंकि हर एक व्यक्ति है वो वर्तमान के हिसाब से न तो न्यायिक कार्यों में न विधायिक कार्यों में भाग लेगा, इसलिए बड़ा वर्ग है वो बाहर हो जाएगा। बड़ा वर्ग अगर स्त्रियों को, बच्चों को, दासों को, श्रमिकों को, कारीगरों को, अगर इन लोगों को निकाल दोगे तो पीछे बचेगा कौन, कुछ चंद लोग बचेंगे। तो बहुत बड़ा स्त्रियों से नागरिकता को से वंचित करना। बड़ी दिक्कत ये भी है, क्योंकि अरस्तु क्या कहता है, स्त्रियां बचपन में अपने माता पिता पर निर्भर रहती है, उनकी सेवा करती है। यदि सेवा करती है तो वो मालिक पर निर्भर हो जाती है और शादी के पश्चात पति पर निर्भर हो जाती है। इसलिए किसी न किसी पर निर्भर होती है, और जो लोग निर्भर है उनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो सवाल अब ये भी उठता है कि यदि कोई स्त्री किसी पर निर्भर न हो और अच्छी संपत्ति की स्वामिनी हो
तो क्या उसको नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती? ऐसे सवालों पर अरस्तु है वो बिल्कुल चुप रहते हैं। न्याय और विधि निर्माण करने वाले पृथक पृथक हो, क्योंकि आधुनिक युग में क्या मानते हैं, अरस्तु ने सबको एक जैसा मान लिया, क्योंकि वही व्यक्ति न्याय करेंगे, वही व्यक्ति विधि निर्माण करेंगे। लेकिन जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो वर्तमान प्रजातंत्र पर लागू है कि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहें, नियंत्रित और संतुलन का जो सिद्धांत है, नियंत्रण और संतुलन का, वो वाला सिद्धांत लागू होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में ये अरस्तु के हिसाब से ये वाला सिस्टम है वो वर्तमान प्रजातंत्र पर बैठता नहीं है। और अधिकारों की बजाय कर्तव्यों पर बल, अब अरस्तु है वो केवल और केवल कर्तव्यों पर ही बल दिया, उनके अधिकारों का उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि नागरिकों के लिए कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का भी उतना ही महत्व है। बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि बड़े राज्य में हर एक व्यक्ति है वो नागरिकता में भाग ले ही नहीं सकता, इसलिए अनागरिक हो जाएंगे। ज़्यादातर जो नागरिक है वो अनागरिक हो जाएंगे। अनेक वर्गों और गुटों का उदय, क्योंकि अगर इस तरह से बांट लिया जाएगा, अगर नागरिकता की धारणा है तो उसमें कौन नागरिक और अनागरिक का गुट बन जाएगा, विधायी कार्य वालों का अपना गुट बन जाएगा, न्यायिक कार्य वालों का अपना बन जाएगा, जिनको नागरिकता नहीं मिली है उनका अपना गुट बन जाएगा। तो जिससे शांति को बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, राज्य में असंतोष उभरा आएगा, क्रांति होने का डर हो जाएगा। जिसका डर अरस्तु को हमेशा सताता है, वही क्रांति अपने नागरिकता के सिद्धांत से अरस्तु करने की तरफ जाते हैं। धनिक तंत्रीय अवधारणा है, क्योंकि ये पूरी तरह से उन्होंने जो बात रखी है, क्योंकि अवकाश की बात करते हैं, अवकाश का मतलब है जिनको भौतिक और आर्थिक चिंताएं नहीं हो वो वाले अवकाश देने की बात करते हैं। तो ये नागरिकता है, ये प्रजातांत्रिक न होकर के धनिक तंत्र की अवधारणा है। अरस्तु सिर्फ पैसे वाले लोगों को नागरिकता देने के हिमायती है, तो इसलिए इस प्रकार से ये आलोचनाएं भी अरस्तु की नागरिकता की जाती है। अब अपन संक्षेप में देखते हैं शॉर्ट में कि अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में अनेक दोष है। प्रमुख दोष यह है कि वयस्क पुरुषों में अधिकांश लोग नागरिकता के अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। अरस्तु का नागरिक का वो संपत्ति युक्त है, जिसे गरीब हमेशा गरीबी में जकड़ा रहेगा। उपयुक्त दोषों के होते हुए भी अरस्तु का विचार इस मामले दृष्टि से उचित हो सकता है कि अरस्तु प्रत्येक नागरिक के लिए शासन में भाग लेना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी आलोचनाएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि अरस्तु ये मान के चलते हैं कि इसी बहाने से ही, नागरिक बनने के बहाने से ही हर एक व्यक्ति है वो न्यायिक और विधायिक कार्यों में यानी शासन में अपनी भागीदारी बनाए रखेगा। तो इसलिए इस हिसाब से अरस्तु का जो नागरिकता का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिमायती यहाँ पर अरस्तु होते नजर आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन थॉमस एक्विनाक्स है, उनके राजनीतिक विचार और कानून के सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे। अधिक से अधिक अपने साथियों तक ये वीडियो शेयर करें, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।